एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई लर्न आइडिया में। आज का जो हमारा क्लास है, जो बेल का एग्जाम होने वाला है आपका, उसके रिगार्डिंग जो हम पहले कोर्स कर चुके हैं आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का। अभी जो रीशेड्यूल आया है बेल एग्जाम का, तो रीशेड्यूल के अनुसार हम इंपॉर्टेंट वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के एमसीक्यू के क्लासेस करवा रहे हैं, जिसका क्लास नंबर 9वां है। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा क्लास है, इंपॉर्टेंट वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस एमसीक्यूज। जिसके लिए पहला ऑप्शन है, पहला क्वेश्चन है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर। निम्नलिखित में से कौन इंसुलेटर है। निम्नलिखित में से जो आपको चार ऑप्शन दिखाए गए हैं, इसमें से इंसुलेटर कौन सा है। जिसके लिए पहला ऑप्शन है कॉपर, दूसरा एल्यूमिनियम, तीसरा सिल्वर, चौथा माइका। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलेटर है, मतलब अवरोधक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माइका। नेक्स्ट क्वेश्चन, at what temperature will Fahrenheit and centigrade Celsius thermometers give the same reading। किस टेम्परेचर पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस थर्मामीटर पर समान अंक दिखाते हैं। जिसके लिए पहला ऑप्शन है -30 डिग्री ऑन सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन है -39 डिग्री ऑन सेल्सियस, तीसरा ऑप्शन है -40 डिग्री ऑन सेल्सियस, और चौथा ऑप्शन है -41 डिग्री ऑन सेल्सियस। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, किस टेम्परेचर पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस थर्मामीटर समान अंक दिखाते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, -40 डिग्री ऑन सेंटीग्रेड। क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का एसआई यूनिट क्या है। जिसके लिए पहला ऑप्शन है जूल, दूसरा पास्कल, तीसरा बार, चौथा न्यूटन। तो जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि प्रेशर का एसआई यूनिट क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ व्हील एंड एक्सेल if the radial of wheel and axle are 375 mm and 75 mm respectively। यदि व्हील और एक्सिल के रेडियस क्रमशः 375 मिलीमीटर और 75 मिलीमीटर है, तो उनके वेगानुपात मतलब वेलोसिटी रेशो क्या होगा। तो हम इस जितने भी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस है, उनका हम आपको एक्सप्लेनेशन के साथ दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम ऑप्शन को और उसके बाद आंसर को देखेंगे, उसके बाद इसका फॉर्मूला के साथ इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको बताएंगे। तो पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है 5, पांचवा चौथा तीसरा ऑप्शन है 5, चौथा ऑप्शन है 6। तो हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि यदि व्हील और एक्सिल के रेडियस क्रमशः 375 मिलीमीटर और 75 मिलीमीटर है, तो उनके वेलोसिटी रेशो क्या होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 होगा। वेलोसिटी रेशो का फॉर्मूला होता है रेडियस ऑफ व्हील डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एक्सेल। तो रेडियस ऑफ व्हील कितना है 375 और रेडियस ऑफ एक्सेल कितना दिया है 75। तो वेलोसिटी रेशो जो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला में वैल्यू को हम पुट अप करेंगे। जैसे हमारा सबसे पहले क्या था, रेडियस ऑफ व्हील कितना दिया 375 और डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एक्सेल कितना है 75। जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन करते हैं, तो इसका आंसर आता है 5, जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 5 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ 80 इज 20। 80 का कितनी प्रतिशत 20 होता है। इसके लिए पहला ऑप्शन 80%, दूसरा 40%, तीसरा 25%, चौथा 20%। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि 80 रुपए का, मान लीजिए 80 रुपए का कितना प्रतिशत 20 रुपए होगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 25%। जो हमारा 80 रुपए को हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे, तो कितना आता है, एक भाग में 25। तो 4 भागों में 80 रुपए को डिवाइड करते हैं, तो 20-20 रुपए एक भाग में आता है। तो ये 80 रुपए का 4 भाग मतलब एक भाग कितना हो गया 25%। अगर आप फॉर्मूला के साथ अगर कैलकुलेट करना चाहोगे, तो इस तरीके से परसेंटेज को कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट वेलोसिटी एंड टी मतलब टाइम इन अ सेकंड इफ v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी एंड a इज एक्सेलरेशन। यदि v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग और a त्वरण है, तो वेग और समय सेकंड में निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। इसके लिए पहला ऑप्शन है
u माइनस वी डिवाइडेड बाई टी, दूसरा u माइनस v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, तीसरा t माइनस यू डिवाइडेड बाई v, और चौथा t माइनस v डिवाइडेड बाई u। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि यदि v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग और a त्वरण है तो वेग और समय टाइम, मतलब हमें टाइम किस में चाहिए, सेकंड में, तो सेकंड में निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। v मतलब इधर सबसे पहले बता दिया था, v मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, u मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, और ये मतलब है एक्सेलरेशन, और t मतलब होता है टाइम सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ 18.5%? 18.5% का दशमलव रूप क्या है, मतलब 18.5% को अगर हम दशमलव रूप में रखेंगे तो किस तरीके से होगा। जिसके लिए पहला ऑप्शन है 0.185, दूसरा 0.175, तीसरा 0.165, चौथा 0.195। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि 18.5% का दशमलव रूप क्या होगा, जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 0.185। एक्सप्लेनेशन अगर देखेंगे तो डेसिमल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 18.5 डिवाइडेड बाय 100, तो इसको जब हम करते हैं तो इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए 0.185। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is called if a body change its position with respect to its surroundings? यदि कोई वस्तु अपने परिवेश के सापेक्ष स्थिति बदलती है तो उसे क्या कहते हैं। जिसके लिए पहला ऑप्शन है बॉडी या रेस्ट, मतलब विश्राम में वस्तु, दूसरा बॉडी इन मोशन, मतलब गति में वस्तु, तीसरा स्पीड, चौथा वेलोसिटी। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि यदि कोई वस्तु अपने परिवेश के सापेक्ष स्थिति बदलती है तो उसे क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बॉडी इन मोशन, मतलब गति में वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस इफ टू रेजिस्टेंस ऑफ 4 ohms एंड 6 ohms आर कनेक्टेड इन पैरेलल। यदि 4 ohm और 6 ohm रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हो तो कुल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन आंसर, उसके बाद कैलकुलेशन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 1.4 ohms, दूसरा 2.4 ohms, तीसरा 3.4 ohms, चौथा 4.4 ohms। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि यदि 4 ohm और 6 ohm रेसिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हो तो कुल रेसिस्टेंस कितना होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2.4 ohms। तो किस तरीके से जब दो रेसिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हो तो उसका फॉर्मूला होता है कैपिटल आर इज इक्वल टू कैपिटल R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो जो हमें इस फॉर्मूला दिया है तो इस फॉर्मूला में जब हम वैल्यू को पुट अप करते हैं और उसके बाद जब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो इसका सही आंसर आता है 2.4 ओहम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ सिलेंडर whose radius is 7 centimeter and height 12 centimeter? Take pi is equal to 22/7। यदि सिलेंडर का रेडियस 7 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो तो आयतन कितना होगा, मतलब वैल्यूम कितना होगा। और वैल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए आपको लेना है पाई का वैल्यू कितना लेना है, 22/7 लेना है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 1842 सीसी, दूसरा 1844 सीसी, तीसरा 1846 सीसी, चौथा 1848 सीसी। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, यदि सिलेंडर का रेडियस 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो तो उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1848 सीसी। एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे तो अगर हमें वैल्यूम कैलकुलेट करना है सिलेंडर का तो वैल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। हमें जो वैल्यूम कैलकुलेट करना है, पाई की वैल्यू कितना लेना है, क्वेश्चन में क्या कहा है 22/7 लेना है पाई की वैल्यू। उसके बाद आर स्क्वायर, आर कितना, रेडियस कितना दिया 7, आर स्क्वायर मतलब 2 बार लेना है 7 इंटू 7, और हमारे पास हाइट कितना दिया है 12 दिया है। और जब हम इन सभी का कैलकुलेशन करते हैं तो इसका सही आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर डी 18.48 सीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the right angle triangle show 90 degree, AB is equal to 7 centimeter and BC 5 centimeter, find the value of side AC। यदि दिए गए राइट एंगल ट्रायंगल में
ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, तो ए सी का मान निकालिए, मतलब डायगोनल आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 8.2 सेंटीमीटर, दूसरा 8.6 सेंटीमीटर, तीसरा 8.4 सेंटीमीटर, चौथा 8.1 सेंटीमीटर। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि दिए गए राइट एंगल ट्राइंगल में ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है और बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, तो ए सी का मान निकालिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 8.6 सेंटीमीटर। एक्सप्लेनेशन जब हम देखते हैं, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू, हाइपोटेनियस हमें कैलकुलेट करना है जो डायगोनल, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो जो हम पाइथागोरस का जो थ्योरम का फॉर्मूला यूज करते हैं वो वाला फॉर्मूला इसे अलाउड होता है। तो उस फॉर्मूला के अनुसार, मतलब हमारे पास हाइपोटेनियस कितना दिया है, ए सी स्क्वायर, बेस क्या है ए बी, और परपेंडिकुलर कौन सा है, बी सी। तो इस फॉर्मूला के जो हमारा फॉर्मूला, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करना है। उसके बाद जो इसका सही आंसर आ जाता है, तो इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी 8.6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन, विच इज इक्वल टू कॉस थीटा, नीचे निम्नलिखित में से कौन सा कॉस थीटा के बराबर होता है। मतलब एक, इसके लिए पहला ऑप्शन है हाइपोटेनियस, दूसरा एडजेसेंट साइड, तीसरा अपोजिट साइड, चौथा नॉन ऑफ द अबव। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कॉस थीटा के बराबर है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी एडजेसेंट साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ 8 प्लस अंडर रूट ऑफ 18 माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 2। हमें कैलकुलेट क्या करना है, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट करने के लिए जो समीकरण दिया है, समीकरण क्या है, अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 18 माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 2। तो सबसे पहले हम ऑप्शन आंसर, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है 2.242, दूसरा ऑप्शन है 3.242, तीसरा ऑप्शन है 4.242, चौथा ऑप्शन है 5.242। तो हमें क्वेश्चन में जो पूछा गया था, मान निकालिए, जिसमें हमें दिया है वैल्यू अंडर रूट ऑफ 8 प्लस अंडर रूट ऑफ 18 माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 2। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी 4.242। एक्सप्लेनेशन अगर देखेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू दिया है, तो इस वैल्यू का अंडर रूट ऑफ 2, मतलब अंडर रूट ऑफ 8 का वैल्यू कितना होता है, जो वैल्यू दिया है इसके अनुसार पूरा वैल्यू को हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो अंडर रूट की वैल्यू वगैरह पूरा हम पुट अप करने के बाद जब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं, तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी 4.242। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई 17.49 इंटू 5.2 डिवाइडेड बाय 6.5। आपको सिंप्लीफाई करना है, मतलब गुणाकार और भागाकार दिया है। 17.49 इंटू 5.2 डिवाइडेड बाय 6.5, इसका कैलकुलेशन करके आपको आंसर निकालना है। सिंपली क्वेश्चन है, जिसके लिए पहला ऑप्शन है 13.69, दूसरा 13.79, तीसरा 13.89, चौथा 13.99। तो जो हमें सिंप्लीफाई करने के लिए जो वैल्यू दिया था 17.49 इंटू 5.2 डिवाइडेड बाय 6.5, तो इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर डी 13.99। इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, इसलिए हमने एक्सप्लेनेशन नहीं बताया। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, जो आंसर आता है उसको डिवाइडेड बाय 6.5 से डिवाइड करना है, तो उसका आंसर आ जाएगा 13.99। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल कैन नॉट बी फोर्ज, कौन सा मेटल को हम फोर्ज नहीं कर सकते हैं। इसके लिए पहला ऑप्शन है अलॉय स्टील, दूसरा माइल्ड स्टील, तीसरा स्टील, चौथा कास्ट आयरन। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन से मेटल को हम फोर्ज नहीं कर सकते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी कास्ट आयरन। कास्ट आयरन को हम फोर्जिंग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the work done if a force of 250 newtons act on a body and the body has been moved through 15 meter। यदि 250 न्यूटन बल किसी वस्तु पर लगाए जाए और वह 15 मीटर चले, तो किया गया कार्य कितना होगा। तो सबसे पहले हम ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन 3720 जूल्स, दूसरा 3730 जूल्स, तीसरा 3740 जूल्स, चौथा 3750 जूल। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, यदि 250 न्यूटन बल किसी वस्तु पर लगाया जाए और वह 15 मीटर चले, तो किया गया कार्य क्या होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 3750 जूल्स।
तो जो वर्क होता है, वर्क को कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स मतलब बल कितना लगाया हमने, 250 न्यूटन, और डिस्टेंस कितना कवर किया, 15। तो इन दोनों का जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसका आंसर आता है 3750, और जो वर्क का यूनिट होता है वो होता है जूल में। तो इसका सही आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर डी 3750 जूल्स। क्वेश्चन, what is known as the temperature at which any solids melt into liquid? उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पर कोई सॉलिड वस्तु द्रव में परिवर्तन होता है। मतलब कोई ठोस वस्तु है जो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तब वो उस पॉइंट को क्या कहते हैं। जिसके लिए पहला ऑप्शन है बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा मेल्टिंग पॉइंट, तीसरा लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, चौथा लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पर कोई ठोस वस्तु द्रव में परिवर्तित होती है, तो उसको कहते हैं हम ऑप्शन नंबर बी मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। कोई भी ठोस वस्तु जब लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है तो उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the power required if I is equal to 0.450 amperes, R is equal to 480 ohms? यदि I की वैल्यू 0.450 एम्पियर और R की वैल्यू 484 ओहम है तो उसका पावर कितना होगा। तो सबसे पहले हम ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 8 वाट, दूसरा 9 वैट, तीसरा 10 वैट, चौथा 11 वैट। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि यदि I इज इक्वल टू 0.450 एम्पियर से, I मतलब होता है करंट, और R मतलब होता है रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस 484 ओहम्स है, तो उसका पावर कितना होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 9 वैट होगा। पावर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। तो आई स्क्वायर हमारे पास आई की वैल्यू कितना दिया है, 0.455 दिया है, तो इसका स्क्वायर इंटू रेसिस्टेंस कितना दिया है, 484। तो जब हम इन सभी का कैलकुलेशन करते हैं तो इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी 9 वैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a body of mass 10 kg is kept on the top of a pole 20 meters high. What is the potential energy produced by the body? Take gravity is equal to 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 किलोग्राम भार वाली वस्तु 20 मीटर ऊंचे खंबे पर रखी है, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। ग्रेविटी हमारे पास दिया है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सबसे पहले हम ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 1942 जूल, दूसरा 1952 जूल, तीसरा ये केजी मतलब केजी जूल है, तीसरा ऑप्शन है 1962 केजी जूल, चौथा ऑप्शन है 1972 केजी जूल। तो हमें क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि 10 किलोग्राम भार वाली वस्तु 20 मीटर ऊंचे खंबे पर रखी है, तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, जिसके लिए ग्रेविटी हमें कितना लेना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी 1962 केजी जूल। पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। तो फॉर्मूला में वैल्यू को पुट अप करने के बाद इसका आंसर आता है 1962 केजी जूल, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन, what is the value of sin 30 degree if cos 30 degree is equal to under root of 3/2? यदि cos 30 डिग्री की वैल्यू, यदि cos 30 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3/2 है तो sin 30 डिग्री का मान क्या होगा। इसके लिए पहला ऑप्शन है 1/2, दूसरा अंडर रूट ऑफ 3/2, तीसरा 1/√2, चौथा अंडर रूट ऑफ 2/2। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था यदि cos 30 डिग्री इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3/2 हो तो sin 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1/2 होगा। जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल होता है उस टेबल से ये वाला वैल्यू आपको डायरेक्टली दिख जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट 0.456 डेसिमल फ्रैक्शन इनटू परसेंट। 0.456 दशमलव को प्रतिशत में बदलिए। ये जो वैल्यू दिया है आपको 0.456, इसको परसेंटेज में आपको बदलना है तो कितना होगा। जिसके लिए पहला ऑप्शन है 45.6%, दूसरा 0.00456%, तीसरा 0.456%, चौथा 0.0456%। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि 0.456 दशमलव को प्रतिशत में बदलिए,
तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए 45.6%। एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो डेसिमल इंटू 100% माइनस, हमें क्या करना है, डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल हमारे पास कितना दिया है, 0.456 दिया है, उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। 100 क्यों, क्योंकि हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसका आंसर आता है 45.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the perimeter of a rectangle whose length and width are 20 centimeter and 18 centimeter respectively? एक आयत का लंबाई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई 18 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप कितना होगा। इसके लिए पहला ऑप्शन है 56 सेंटीमीटर, दूसरा 66 सेंटीमीटर, तीसरा 76 सेंटीमीटर, चौथा 86 सेंटीमीटर। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक रेक्टेंगल का लंबाई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई 18 सेंटीमीटर है, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 76 मीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू ब्रैकेट में कैपिटल एल प्लस बी, मतलब लेंथ प्लस विड्थ। तो जो फॉर्मूला है 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ कितना दिया क्वेश्चन में 20 दिया है और विड्थ कितना दिया है 18 है। तो सबसे पहले आपको इन दोनों को कैलकुलेट करना है। 20 प्लस 18 मतलब 38, 38 इंटू 2 76 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन, व्हाट इज कॉल्ड मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। किसी पदार्थ के घनत्व को क्या कहते हैं। इसके लिए पहला ऑप्शन है मास, दूसरा वेट, तीसरा डेंसिटी, चौथा वॉल्यूम। तो हमें क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि किसी पदार्थ के घनत्व को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी डेंसिटी कहते हैं। किसी पदार्थ के घनत्व को डेंसिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि रेखीय विस्तार गुणांक की इकाई क्या है। इसके लिए पहला ऑप्शन है नंबर पर डिग्री ऑन सेल्सियस, दूसरा नंबर पर डिग्री ऑन सेल्सियस पर मीटर लेंथ, तीसरा नंबर पर डिग्री ऑन सेल्सियस मिलीमीटर लेंथ, चौथा ऑप्शन है नंबर पर डिग्री ऑन सेल्सियस पर सेंटीमीटर लेंथ। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए नंबर पर डिग्री ऑन सेल्सियस पर संख्या। जो इसका सही आंसर इतना ही है, नंबर पर डिग्री ऑन सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पावर इफ एन ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट केसेस अ करंट फ्लो ऑफ 1 एम्पियर। यदि एक वोल्ट का विद्युत प्रेरण बल ईएमएफ 1 एम्पियर धारा उत्पन्न करे तो उसका पावर कितना होगा। इसके लिए पहला ऑप्शन है 1 वैट, दूसरा 1 किलोवाट, तीसरा 1 एचपी मतलब हॉर्स पावर, चौथा 1 किलोवाट हावर। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि यदि एक वोल्ट का विद्युत प्रेरण बल, जिसे हिंदी इंग्लिश में कहते हैं ईएमएफ, 1 एम्पियर धारा उत्पन्न करे तो उसका पावर कितना होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर, इसका आंसर हमने रखना भूल गया तो हम कमेंट में फिल करके डाल देंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जो भी पीडीएफ हम प्रोवाइड करते हैं पीडीएफ में भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ अ मशीन इज first increase by 20% and then decrease by 10%. What is the net change in the price? एक मशीन की कीमत पहले 20% बढ़ाई जाती है और फिर 10% घटाई जाती है, तो कीमत में कुल परिवर्तन कितना हुआ। जिसके लिए पहला ऑप्शन है 8% इंक्रीज मतलब 8% बढ़ गया, दूसरा 10% बढ़ा, तीसरा 8% कम हुआ, चौथा कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, एक मशीन की कीमत पहले 20% बढ़ाई जाती है और फिर 10% घटाई जाती है, तो कीमत में कुल परिवर्तन कितना होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर, मान लीजिए कि इसमें क्या दिया है, इंक्रीज कितना होता है, इसका सही आंसर आएगा 8%। एज्यूम ओरिजिनल प्राइस मतलब आप मान लीजिए कि इसका ओरिजिनल प्राइस 100 है और 20% बढ़ाने के बाद इसका वैल्यू कितना होता है 100 प्लस 20 मतलब 120। आफ्टर 10% डिक्रीज मतलब 10% डिक्रीज करने के बाद इसका कितना होता है 10% ऑफ 120 मतलब 120 का 10% कितना 12 रुपए।
तो टोटल 120 माइनस 12, टोटल आंसर आ जाता है इसका 108। तो इसमें कितना होता है, 8% इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही आंसर है 8%, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर इज 4 times द एज ऑफ हिज सन। आफ्टर 5 years द फादर एज विल बी 3 times द सन एज। व्हाट इज द परसेंटेज, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द सन। पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु की 4 गुना है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना होगी। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। जिसके लिए पहला ऑप्शन है 5 साल, दूसरा 8 साल, तीसरा 10 साल, चौथा 12 साल। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु की 4 गुना है, 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना होगी, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10 साल। सन का एज मतलब पुत्र की आयु कितना है, x प्लस 5। फादर का एज कितना है, 4x प्लस 5। जो हमें इट इज गिवन दैट 5 years द फादर एज विल बी 3 times द सन। मतलब जो 5 साल बाद, जैसे हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि 5 साल बाद पिता की पुत्र की आयु की 5 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना होगी। तो समीकरण हमारा किस तरीके से बनता है, 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में x प्लस 5। तो जब हम ये समीकरण को कैलकुलेट करते हैं तो इसका सही आंसर आता है x इज इक्वल टू 10, मतलब ऑप्शन नंबर सी 10 years। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी, 10 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, a shopkeeper marks an article 25% above the cost price and allows a discount of 10%. What is the profit percentage? एक दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और 10% की छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। जिसके लिए पहला ऑप्शन है 10%, दूसरा 12.5%, तीसरा 15% और चौथा ऑप्शन है 18%। तो जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और 10% की छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12.5%। सबसे पहले हमें जब हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो सबसे पहले आपको स्टेप 1 मार्केट प्राइस करना होगा। मार्केट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस प्लस 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस। मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस 25% ऑफ 100। तो इसका सही आंसर आता है, मतलब मार्केट प्राइस कितना है, 125। उसके बाद आपका सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है। सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने के बाद आंसर आता है 112.5 रुपीज। और लास्ट में जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस 112.5 रुपए और कॉस्ट प्राइस है हमारा 100 रुपीज। तो जब इसका हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी, 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कैन कंप्लीट अ वर्क in 12 days and B can completed the same work in 18 days. In how many days will they completed the work together? मान लीजिए एक वस्तु का नाम दिया है ए, ये किसी कार्य को 12 दिन में तथा बी उसी कार्य को 18 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। जिसके लिए पहला ऑप्शन है 6 दिन, दूसरा 7.2 दिन, तीसरा 8 दिन, चौथा 9 दिन। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, ये किसी कार्य को 12 दिन में तथा बी उसी कार्य को 18 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7.2 दिन में। तो इसका कैलकुलेशन यहाँ पर आप देख सकते हो, पूरा हम एक्सप्लेनेशन के साथ, फॉर्मूला के साथ इसका कैलकुलेशन यहाँ पर हमने आपको दिया है। अगर आपको पूरा एक्सप्लेनेशन कैलकुलेशन देखना है फॉर्मूला के साथ तो वीडियो को यहाँ पर पॉज करके आप फॉर्मूला लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, a body is thrown vertically upward at the highest point, which of the following is true? एक वस्तु को सीधा ऊपर की ओर फेंका जाता है, सबसे ऊंचे बिंदु पर निम्नलिखित में से क्या सही है। इसके लिए पहला ऑप्शन है वेलोसिटी इज मैक्सिमम, मतलब वेग अधिकतम होता है। दूसरा एक्सेलरेशन इज जीरो, मतलब त्वरण शून्य होता है। तीसरा वेलोसिटी इज जीरो बट एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, मतलब वेग शून्य होता है लेकिन त्वरण शून्य नहीं होता। चौथा बोथ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर जीरो, मतलब वेग और त्वरण दोनों शून्य होते हैं। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, एक वस्तु को सीधा ऊपर की ओर फेंका जाता है तो सबसे ऊंचे बिंदु पर निम्नलिखित में से क्या होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वेलोसिटी इज जीरो बट एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, मतलब वेग शून्य होता है लेकिन त्वरण शून्य
नहीं होता। तो इस तरीके से आज का जो हमारा क्लास था इंपॉर्टेंट वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के रिलेटेड, आज का हमारा क्लास नंबर 9 हुआ था, जिसमें हमने आपको इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले एक इंपॉर्टेंट क्लास के साथ।